दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के 49 शासकीय जिले आते हैं। पूरे क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांट रखा है, उसको प्रांत बोलते हैं। उसमें तो सारा जो मध्य का क्षेत्र है, जिसको औस प्रांत बोलते हैं, औस प्रांत के 13 जिले शासकीय, उनके ऐसे चयनित किए गए 35 आचार्य बंधु और बहनें अपने तकनीकी शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए कल सायंकाल से इस सरस्वती कुंज के पावन परिसर में पधारे हैं। आगे 5 दिनों तक वर्चुअल लर्निंग के विभिन्न पक्षों पर ये अपना गहन अभ्यास करेंगे। इसके पहले जो 3 प्रांत और हैं हमारे, कानपुर, काशी और गोरक्ष, उनके इसी प्रकार के चयनित आचार्य बंधुओं बहनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम पूरा कर चुके हैं। इस वर्ग के उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित सम्माननीय अधिकारियों के परिचय के लिए मैं आग्रह करता हूं। विद्या भारती के क्षेत्रीय सह प्रचार प्रमुख और उत्तर प्रदेश के ख्यातिनाम पत्रकार श्री भास्कर दुबे जी का आएँ और मंचासीन अतिथियों का परिचय कराएं। आदरणीय हेमचंद जी भाई साहब, उमाशंकर जी भाई साहब, रजनीश पाठक जी भाई साहब, राजेंद्र बाबू जी भाई साहब, शैलेश मिश्रा जी भाई साहब, आज हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि हैं और बहुत ही हर विषयों के ज्ञाता लोग हैं। उनका परिचय मैं आप लोगों से करवाना चाहूँगा। श्रीमान डॉक्टर संजय द्विवेदी, मूलतः आप अयोध्या में आपका जन्म हुआ है, कर्मस्थली आपकी बस्ती रही है। आप देश के प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक, अकादमिक प्रबंधक और मीडिया प्राध्यापक हैं। आपने दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हरिभूमि, स्वदेश, info-india.com और छत्तीसगढ़ के पहले सैटेलाइट चैनल जी24 घंटे छत्तीसगढ़ जैसे मीडिया संगठनों में संपादक, समाचार संपादक, कार्यकारी संपादक, इनपुट हेड और एंकर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। रायपुर, बिलासपुर, मुंबई और भोपाल में सक्रिय पत्रकारिता के बाद आप अकादमिक क्षेत्र से जुड़े माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में 10 वर्ष जनसंचार विभाग के अध्यक्ष रहने के अलावा विश्वविद्यालय के कुल सचिव और प्रभारी कुलपति रहे। मूल्य आधारित पत्रकारिता को समर्पित संगठन मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति के अध्यक्ष हैं। मीडिया और राजनीतिक संदर्भों पर अब तक 25 पुस्तकों का लेखन एवं संपादन आपने किया है। राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया मुद्दों पर नियमित लेखन से आपकी खास पहचान है। अनेक संगठनों द्वारा मीडिया क्षेत्र में योगदान के लिए आप सम्मानित किए जा चुके हैं। वर्तमान समय में आप भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC नई दिल्ली के महानिदेशक हैं। हमारे बगल में हमारे क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी, जो हम लोगों के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक भी हैं। आप विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत लंबे समय तक कार्य किया है। समय समय पर छात्रों की तमाम समस्याओं को लेकर आपने आंदोलन में हिस्सा लिया है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। आप KKC कॉलेज के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इसके साथ ही विद्या भारती के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका है।
हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान एल वेंकटेश्वर लू, जो कि संस्कृत के अच्छे विद्वान भी हैं। आप एक सशक्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आप 1991 बैच के IAS अफसर हैं। तब से आप प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। आपकी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में मुरादाबाद में हुई थी। इसके बाद आप गोरखपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी रहे। आप CDO के पद पर भी रहे। उत्तरकाशी में आपने जिला अधिकारी के रूप में काफ़ी सराहनीय कार्य किए थे। सिंचाई विभाग सहित कई विभागों में विशेष सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी है इन्होंने। आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर रहे हैं तथा आप UP इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर के पद पर भी रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आप दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम संस्थान लखनऊ और उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के डायरेक्टर हैं। लू साहब के बगल में संजय सिन्हा साहब हैं। आप लखनऊ के जाने माने उद्यमी हैं, आर्किटेक्ट और समाज सेवी हैं। आपने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े स्टेडियम के वास्तुविद के रूप में कल्पना की, जिसे साकार रूप भी दिया। आज वही स्टेडियम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्टेडियम है। आप इकाना स्पोर्ट्स सिटी प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। आपने रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े तमाम कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से हिस्सा लेते रहे हैं। अब परिचय की बारी है हमारे प्रांत के प्रचार प्रमुख माननीय सौरभ मिश्रा जी की। आप सौरभ मिश्रा जी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया डिजिटल सूचना संवाद केंद्र के शिल्पकारों में प्रमुख रूप से शामिल हैं। माननीय हेमचंद जी भाई साहब के नेतृत्व में इसकी परिकल्पना से लेकर मूर्त रूप देने तक इसे विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्यालयों तक पहुंचाने में आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। विद्या भारती के साथ ही पत्रकारिता जगत से आपका पुराना सरोकार रहा है। आप न्यूज़ टाइम्स पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी पत्रिका के संपादक हैं। आप विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख हैं और प्रचार विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका शिष्य संवाद भारती के आप संपादक भी हैं। आप गौ सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जाना माना नाम है और गौ सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं। लंबे समय तक सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा में वार्डन रहे हैं। सामाजिक सरोकारों में प्रमुख रूप से हिस्सा लेना आपकी विशेष रुचि है। आपने कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं और मरीजों की काफ़ी सेवा की है। इसके साथ ही आपने गरीबों और ज़रूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। ऐसे महानुभावों का उद्बोधन आज आप लोगों को मिलेगा। हमारे बीच हमारे टेक्निकल सपोर्ट के ज्ञाता विज्ञाता सब कुछ जो बैक एंड पर आप देख रहे हैं ये करने वाले अमिताभ बनर्जी भी हमारे बीच हैं। अभी वो भी आपको संबोधित करेंगे। माननीय दिनेश भाई साहब आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। धन्यवाद भास्कर जी। हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित अधिकारी और समाजसेवी विद्वान आज हमारे मंच पर हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और देश के माने जाने विद्वान पत्रकार डॉक्टर संजय द्विवेदी जी के सम्मान के लिए मैं आग्रह करता हूं अपने क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रताप जी से कि माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जी का विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न केवल उत्तर प्रदेश परंतु भारत के बहुत ही वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्होंने सामाजिक सरोकारों को हमेशा महत्व दिया, ऐसे एल वेंकटेश्वर लू जी के सम्मान के लिए मैं अपने पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय शैक्षिक प्रमुख डॉक्टर शैलेश में से आग्रह करूंगा को आएँ
और आदरणीय लू साहब का सम्मान करें। आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और उत्तर प्रदेश के जाने माने वास्तुविद श्री संजय सिन्हा जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं अपने प्रदेश निरीक्षक श्री राजेंद्र बाबू जी का कि आएँ और श्री संजय सिन्हा जी का विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से अंग वस्त्र देकर सम्मान करने का कष्ट करें। विद्या भारती के कुछ और अधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय बालिका शिक्षा प्रमुख श्री उमाशंकर से आग्रह करूँगा आएँ और विद्या भारती के अन्य अधिकारियों कार्यकर्ताओं का परिचय कराएं। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। श्रद्धेय मंच, सभागार में उपस्थित सभी बंधु भगिनी, अभी आपने मंचस्थ अधिकारियों का परिचय प्राप्त किया है। जिस विद्या भारती के पदाधिकारियों का परिचय कराने को कहा गया है, हमारे मध्य में आदरणीय हेमचंद जी, जो हमारे इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। मूलतः आप उत्तराखंड के निवासी हैं। अपना प्रारंभिक जीवन एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। आचार्य पद से प्रसंग के प्रचारक हुए, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, ऐसे श्रेष्ठ दायित्वों का निर्वहन किया। उसी क्षेत्र में आप विद्या भारती में आना हुआ आपका, और विद्या भारती में आपने वहाँ के संगठन मंत्री का दायित्व निभाया। फिर उत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री का दायित्व निभाते हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ऐसे प्रांत आते हैं, उनका भी बहुत कुशलतापूर्वक इस दायित्व का निर्वहन किया। आप पूर्व में हमारे राष्ट्रीय मंत्री के नाते भी आपने दायित्व का वहन किया है। इसके पूर्व छात्र परिषद है, उसके आप भी प्रभारी रहे हैं। वर्तमान में आप संगीत और खेल कूद ऐसी जो विधाएं हैं उनके राष्ट्रीय प्रभारी हैं। वर्तमान में हमारे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। उनके बगल में आदरणीय डॉक्टर शैलेश मिश्र जी, जो एक डिग्री कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के नाते काम किए हैं। वर्तमान में जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके शैक्षिक प्रमुख हैं। उसके बाद में हमारे आदरणीय रजनीश जी पाठक, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। संपूर्ण प्रचारक जीवन आपने जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक के नाते मध्य प्रदेश में बिताया है। महाकौशल के प्रांत के संगठन मंत्री के नाते भी काम किया है। वर्तमान में जो अवध प्रांत है उसके आप आदरणीय सेवा प्रमुख हैं। उनके बगल में आदरणीय राजेंद्र बाबू जी हैं। राजेंद्र बाबू जी ने प्रधानाचार्य से विभिन्न प्रधानाचार्य, आचार्य के दायित्व को निभाते हुए आप वर्तमान में जो हमारा अवध प्रांत है, भारतीय शिक्षा समिति अवध प्रांत, उसके माननीय प्रदेश निरीक्षक जी हैं। आदरणीय रामतीर्थ जी वर्मा, जो हमारा आप आचार्य, प्रधानाचार्य, संभाग निरीक्षक इस विद्यालय में जिसमें हम बैठे हैं, इसके आदरणीय प्राचार्य के नाते वर्तमान में जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर निराल नगर है उसमें प्रधानाचार्य का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे मध्य में आदरणीय दिनेश कुमार सिंह जी, जो इस का संचालन कर रहे हैं। आप आचार्य, प्रधानाचार्य, संभागीय निरीक्षक, प्रदेश निरीक्षक के दायित्व का निर्वहन किया है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा परिषद के आदरणीय सचिव हैं। हमारे जो प्रकाशन है उसके आप प्रबंधक हैं, और मूलतः जो अपना शिक्षण है क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रमुख के नाते काम कर रहे हैं। आदरणीय अमिताभ जी का परिचय हो गया है। तो अमिताभ जी जो ये तकनीकी शिक्षा संस्थान है उसके बहुत ही
जानकार संपूर्ण श्रेय आपको है जो इतने बड़े संस्थान को खड़ा किया। आदरणीय वीरेंद्र जी जो इस के संयोजक के नाते आना हुआ है, आप प्राचार्य हैं जो हमारा पलिया का विद्यालय है उसमें प्रधानाचार्य के नाते काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस संपूर्ण केंद्र को खड़ा करने में जिनका सर्वाधिक योगदान है, जिनके समर्पण के कारण ही उस कोरोना काल में हम इसको खड़ा कर पाए, ऐसे हमारे क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सौरभ मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस संस्थान के पीछे की पृष्ठभूमि और इसके उद्देश्य पर विस्तार से हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री सौरभ जी। धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। बहुत संक्षेप में इस विषय को मैं रखना चाहूँगा। कोरोना काल में जब ये विषय बहुत गंभीर हुआ कि शिक्षा का कंटिन्यूएशन कैसे हो, कैसे शिक्षा जारी रहे, तो इस विषय पे जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने पूर्व से किसी एक प्रक्रिया पे काम कर रहे थे। सैटेलाइट क्लासेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की क्लासेस थीं। उन सैटेलाइट क्लासेस के माध्यम से हम अपने विद्यालयों को स्टूडियो के माध्यम से कनेक्ट करने की प्रक्रिया में चल रहे थे। सितंबर 2019 से हमने कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन कोरोना काल में समझ आया कि सैटेलाइट क्लासेज या फिजिकल क्लासेज दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसमें भी छात्रों को क्लासरूम में होना आवश्यक था। हमारे परम मित्र अमिताभ बनर्जी जी जो पुणे से हैं, उनसे चर्चा हुई। उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने की और उसे कस्टमाइज करने की बात कही। मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये पहला संपूर्ण स्वदेशी ऐप है और केवल विद्या भारती ऐसे ऐप से लर्निंग करा रही है जिसमें हम लोगों ने संपूर्ण स्वदेशी सिस्टम एडॉप्ट किया है। ये जो ऐप हम लोगों ने डेवलप किया है, इसमें हम लोग अपने आचार्यों को बुलाकर प्रशिक्षित कर रहे हैं। हमारे आचार्य अपने आप में बहुत ही मेधावी आचार्य हैं। अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में भी लाना चाहूँगा और मुख्य अतिथि महोदय के भी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे लगभग 15,000 आचार्य हैं और पूरे देश में लगभग 1.5 लाख आचार्य हैं। इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं उनका चयन करके हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद इनके वीडियो तैयार किए जाते हैं। डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए उनको तैयार किया जाता है और उस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम कंसर्न विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिस समय हम लोग यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं उस समय विद्यालय के आचार्य बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं और उस पढ़ाई के माध्यम से वो अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आचार्य पढ़ा रहा है तो नीचे के आचार्य अपने आप एक 24 आवर्स ट्रेनिंग चल रही है। पहले हम लोग इस तरह के प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स आदि के लिए आचार्यों को यहाँ बुलाते थे। अब लगातार ये प्रशिक्षण चल रहा है। जैसे ही यहाँ से ब्रॉडकास्ट समाप्त होता है, फिर विद्यालय के आचार्य बच्चों को उस विषय से संबंधित होमवर्क देना, उस विषय से संबंधित नोट्स भेजना और उस विषय से संबंधित टेस्ट लेना, ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हमारी सेकंड ईयर टीचिंग विद्यालय से हो रही है। फर्स्ट ईयर हमने यहाँ ब्रॉडकास्ट किया, सेकंड ईयर में विद्यालय से पढ़ाई हुई। बैक एंड पे हम लोग ऐसा देखते रहते हैं कि किस विषय पे क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, डाउट्स ज़्यादा हैं, क्वेरीज ज़्यादा हैं, उस विषय को हम लोग रिपीट करेंगे, ऐसा हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है। क्योंकि ये समझ आता है कि छात्रों को समझने में परेशानी हो रही है, तो हम अपने किसी दूसरे आचार्य के द्वारा उस विषय को रिपीट कराते हैं। उस रिपीट
प्रोसेस में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बच्चे विषय को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उनके सारे कन्फ्यूजन्स, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फाइनली हम लोग अगर बैक एंड पे देखते हैं कि उसके बाद भी डाउट नहीं क्लियर हुए हैं, 2% से ज़्यादा बच्चे, 100 में से 2 बच्चे अगर डाउट में अब भी हैं, तो हम एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के माध्यम से फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। उस एक्सपर्ट फैकल्टीज़ में हमारे पास IITians, एकेडमिशियंस का पैनल है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो 3rd ईयर टीचिंग के बाद हमारे किसी भी बच्चे को किसी भी विषय पे कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसके अलावा कोरोना काल में जो बहुत बड़ा माइग्रेशन बच्चों का हुआ, बच्चे जो बाहर पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, कोटा, दिल्ली, बम्बई जैसे संस्थानों में जाके नीट और इस तरह तरह के कोर्सेज कर रहे थे, फाउंडेशन कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे थे। इसी काल में हम लोगों ने उसके लिए विद्या प्रबोधन नाम से पूरा कंटेंट तैयार किया है और उस विद्या प्रबोधन के माध्यम से हमने बच्चों को घर पर ही उसी लेवल की एजुकेशन, उसी क्वालिटी की पढ़ाई उपलब्ध कराई है जिसके लिए पहले बच्चों को घर छोड़कर दूर शहरों में जाना पड़ता था, वहाँ मकान लेकर, कमरा लेकर या पेइंग गेस्ट के फॉर्मेट में रहना पड़ता था। घर का खाना, घर का वातावरण, माँ बाप का प्रेम, इससे वंचित रहना पड़ता था। विद्या भारती ने अपने सामाजिक सरोकार का पूर्ण दायित्व निर्वाह करते हुए उस दूरी को और उस कष्ट को भी समाप्त किया और वो स्पेशल क्लासेज हम लोग उनको ऑनलाइन दे रहे हैं और उनके घर पर दे रहे हैं। इसके अलावा सभी तरह के एग्जामिनेशन हम ऑनलाइन लेने जा रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हम लोगों के ऑनलाइन होंगे, 9th, 10th, 11th, 12th के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहेंगे, जिसमें हम जो बच्चे ऑनलाइन में कैपेबल हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, अदरवाइज ऑफलाइन में भी आएंगे। हम विश्व के सबसे बड़े शैक्षणिक संगठन के होने के नाते आज विश्व में सर्वप्रथम 100% शिक्षा को ऑनलाइन देने में सफल हुए हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से का ध्यान इस ओर भी केंद्रित करना चाहूँगा कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विद्या भारती के पास पूरे देश में है, लगभग 13-14 हज़ार विद्यालयों के माध्यम से 1.5 लाख आचार्य, 35-36 लाख छात्र, इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा में एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र के माध्यम से हम आज लगभग 1 करोड़ परिवारों को प्रत्यक्षतः रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं। विश्व में इतना बड़ा कोई संगठन नहीं है जो इतने परिवारों से रोज एक बार बात करता हो। आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों की सद्भावनाएं हम लोगों को अपेक्षित हैं। हम इस कार्य को और सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। संजय सिन्हा जी जाने माने उद्यमी हैं, आपके माध्यम से हम अपने उन छात्रों को भी सहयोग देना चाहेंगे जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से इस तरह के सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयप्रताप से आग्रह करूँगा कि आएँ और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी। आज पूरा विश्व एक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जहाँ एक और कोरोना महामारी पूरे विश्व को आतंकित कर रही है। कई दौर, अभी आपने देखा कि यूरोप में दूसरा दौर चल रहा है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा दौर भी आया है। जैसे ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पर कई बार उतार चढ़ाव आ चुके हैं।
इस कठिन परिस्थितियों में जो हम दिखा रहे हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, वो इस बात से ही पता लगता है कि हम इस दौर में चौथे चक्र का हम ये प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये आप सबके कमिटमेंट के कारण संभव है। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, चाहे वो मुख्य अतिथि के नाते हैं या कि हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष के नाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या सड़क पे जो पुलिस फोर्स है, जो लोग भी आज की डेट में सड़क पर हैं, वो कहीं ना कहीं समाज की और देश की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये है कि भाई अगर इसको ओपन नहीं किया जाएगा तो लाइवलीहुड की समस्या है, और अगर दूसरा पक्ष किया जाए तो भी मुसीबत है। ना तो आप बंद कर सकते हैं, ना खोल सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में एक ये है कि भाई हम सारी सतर्कता के साथ चीज़ों को ओपन करेंगे। तो ये एक बैलेंस बनाना, ये एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। विद्या भारती हम सभी ने अभी प्रस्तावना में और सब तरह से समझा है कि किस तरह से हम पूरे देश में संस्कारों के लिए हमारा इस देश में और इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि हम संस्कार युक्त शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन दुनिया में अगर आपको स्टैंड करना है तो हमेशा ये आदिकाल से है कि भाई आपको तकनीकी रूप से हमेशा आगे रहना पड़ेगा। हमारा देश एक लंबे समय तक किसी न किसी तरह का से पराजित रहा या गुलामी का में रहा। उसका एक कारण ये रहा, कहीं ना कहीं हम तकनीकी रूप से पीछे हुए। आज भी अगर हम दुनिया में हमारी साख है तो वो इसलिए है कि हमारे लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं। इसलिए आज का ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम इन चीज़ों को जो बदलने जा रहा है, आने वाला जो समय जितना तेज़ी से चेंज होने वाला है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार हमें लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना सही है, उसके बारे में कई शंकाएं मन में होती हैं, लेकिन उन शंकाओं को दरकिनार करिए और आगे बढ़िए। आज हमें पता है कि हमारा देश विकासशील देश है। हमारी जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ के आसपास है। जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो सरकार के लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। सरकार ने कहा है कि 2035 तक हम 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक की उम्र के जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम औपचारिक शिक्षा में लाएंगे। इसी तरह से हायर एजुकेशन में भी हमारी सरकार ने ये लक्ष्य लिया है कि जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो अभी 26.4 है, यानी कि 100 में 26.4 लोग हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उसको 50% तक करने का लक्ष्य है। आज हायर एजुकेशन में करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग पढ़ रहे हैं। इसको करीब 8 करोड़ तक ले जाना है, डबल करना है। तो ये सरकार के लक्ष्य है। जब हम इन लक्ष्यों को देखते हैं, विद्या भारती भी भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी शैक्षिक संगठन है, उसकी अपनी ताकत है। हम जानते हैं कि अगर जो स्कूली सिस्टम है जहाँ पर 27 करोड़ के आसपास छात्र शिक्षा ले रहे हैं, तो विद्या भारती भी जो औपचारिक और अनौपचारिक
दोनों माध्यमों से जो छात्रों से संपर्क में है या जिनको शिक्षा दे रही है वो भी 40 लाख है, वो करीब 1.5% के आसपास उसका कैलकुलेशन आता है। तो हम इतनी बड़ी मात्रा में शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, संस्कार दे रहे हैं, देश को एक दिशा दे रहे हैं। तो ये जो सरकार का बड़ा लक्ष्य है और जो जिस तरह से विद्या भारती एक सबसे बड़ा संगठन है, शैक्षिक संगठन है, अब उसको जब मिलाकर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से इसकी उपयोगिता हो सकती है। फिजिकली इतना डबल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना किसी सरकार के लिए इतने कम समय में शायद संभव नहीं है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये संभव है। एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ कि आईआईटी मद्रास ने एक कोर्स लॉन्च किया है डेटा साइंस में। वो कोर्स उन्होंने जब फ्रेम किया, आज 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दुनिया में छाए हुए हैं। एक डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये ऐसे कोर्स हैं, ये आने वाला फ्यूचर है जिसमें पढ़ना ही पढ़ना है। उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया, बीएससी का डिग्री कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, और उन्होंने जो लक्ष्य रखा, उन्होंने कहा, जो उनका शुरुआत में उनका जो ऑब्जेक्टिव आया उसमें उन्होंने कहा कि हम 1,30,000 छात्रों के लिए हम लक्ष्य करके ये प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं। 1,30,000 ये उनका टारगेट था। ऑनलाइन दुनिया की बेस्ट डिग्री के लिए उन्होंने जो एनरोलमेंट का लक्ष्य रखा था वो 1,30,000 छात्रों का, और उसमें 31,000 एप्लीकेशन आए। अभी वो प्रोसेस में है, जनवरी से शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसमें 22,000 छात्र ऑनलाइन सिर्फ एक डिग्री कोर्स करेंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म चेंज होने वाला है, किस तरह से शिक्षा सबके लिए सुलभ होने वाली है। मैं आपको इस उदाहरण इसलिए रख रहा हूं, इसलिए कि हमें अपने आप को बदलना है। हम अगर नहीं बदलेंगे तो दुनिया रुकने वाली नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म और आने वाले हैं। ये तो सिर्फ आईआईटी मद्रास का एक कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूं। ऐसे ही सारे आईआईटीज ने अब सारे कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। कोई मशीन लर्निंग में कर रहा है, कोई बिग डेटा में कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहा है। इसी तरह इंजीनियरिंग के कोर्स आएंगे, इसी तरह बीए के कोर्स आएंगे, इसी तरह इंटरमीडिएट ऑनलाइन शुरू होगा। जो बोर्ड्स हैं वो ऐसे कोर्सेज शुरू करने जाएंगे। तो हम जितनी जल्दी से अपना ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जितना हम उसमें इफेक्टिव हो जाएंगे, जितना सोसाइटी को हम ये दिखेंगे कि नहीं हम इसको लीड कर सकते हैं। जो लीडर होता है वही सर्वाइव करेगा, जो लीड नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। अभी लग सकता है कि नहीं मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आने वाले समय में कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ऑनलाइन तो रहना ही रहना है। और विद्या भारती ने इसको बहुत सही समय से समझा है और ठीक समय से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। हम अभी लीडर हैं, लेकिन हमें लीडर बने रहने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें हर तरह से मानसिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तैयार रहना पड़ेगा। जो इनहेरेंट हमारी पावर है कि हम समाज को देने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, वो सारे जो हमारे वर्च्यूज हैं, जो हमारे गुण हैं, वो इस बड़े आंदोलन में एक सामाजिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, जो शैक्षिक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, दुनिया भर में होगा, तो इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये समय है और हम जो जिस प्रक्रिया में चल रहे हैं
उसमें हमें 100% देना है। अगर आज कंटेंट तैयार करने के लिए जो भी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर या 3 चरणों में जो हो चुकी है, उस पर हमको पहला है कि बिलीव, आप उस पर विश्वास करिए और उसमें पूरा 100% दीजिए। क्योंकि अगर हम उसमें 100% नहीं देंगे या कुछ कम करेंगे, हमें उसमें शंका रहेगी, तो फिर वो आगे हम ट्रांसफॉर्म करने में वो कमी हमारी सामने आ जाएगी। तो आज के इस अवसर पे आप सभी लोग अध्यापक हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो क्लासरूम टीचिंग है उसका अपने आप में हमेशा महत्व रहेगा, उसकी कुछ बात ही अलग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष हम शिक्षण देंगे, जब 25 छात्रों को या 30 छात्रों को एक क्लास में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होने वाला है, हमें इसको समझना है कि यहाँ पर सबसे जो बेस्ट टीचर होगा वो पढ़ा रहा होगा और वो लाखों छात्रों को एक साथ पढ़ा रहा होगा, वो एक साथ डिलीवर करेगा। और उसके बाद हम सारे लोगों की उपयोगिता होगी कि हम जो उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्होंने दिया है, उसको एग्जैक्टली सभी छात्रों में कैसे उसको अंदर उसको डाल पाए, छात्रों के अंदर वो कैसे परफेक्टली उनको समझ में आए। तो वहाँ पर जो सेकेंड लेयर होती है, जिसकी चर्चा सौरभ जी ने कही है कि सेकेंड और थर्ड लेयर रहेगी, तो वहाँ पर हमारी उपयोगिता निश्चित तौर पे रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष जो हमारी शिक्षण का हमारा सिस्टम है उसके बगैर संभव नहीं, दुनिया में भी नहीं संभव है। जहाँ जहाँ भी नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ क्लासरूम टीचिंग का कोई ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव नहीं, वो ये अल्टरनेटिव है, ये उसका अल्टरनेटिव परफेक्टली नहीं है। इसलिए हमें ये भी मन में संशय नहीं रखना चाहिए। कई बार मन में आता है कि नहीं अरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कंप्यूटर की जब क्रांति शुरू हुई तो हम लोगों ने भी उसका कई बार विरोध भी किया कि भाई क्या होगा, बैंकों ने आंदोलन कर दिया कि साहब सब निकाल दिए जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर प्रवेश नहीं कर चुका है या प्रवेश कर रहा है। दुनिया में ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि बगैर इसके दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। और हमें पता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, और अगर उनको हमको ठीक से सर्विस करना है, उनको सारी सुविधाएं पहुंचानी है, तो ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, या जो उड्डयन का क्षेत्र हो, आप कोई भी क्षेत्र ले लें, आपको समझ में आएगा कि बगैर डिजिटल प्लेटफॉर्म के आज सभी लोगों को सारी सुविधाएं देना संभव नहीं है। इसलिए आज के इस अवसर पे इसकी महत्ता को हमको ठीक से अपने अंदर 100% लेना चाहिए, और पूरे कमिटमेंट के साथ जो हमारा कंटेंट निर्माण के लिए जितनी भी टेक्निक्स 4-5 दिनों के अंदर सिखाई जाएंगी, उसको हमें पूरी तरह से अपने अंदर इनबिल्ट कर लेना है, और आगे अपने छात्रों को या अपने स्कूल को जहाँ पे आप लोगों को इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, जिससे उसको आप 100% दे सकें। आज के इस अवसर पे मुझे लगता है कि इतना ही ठीक है, और आप सभी लोगों को इस जो वर्कशॉप है इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि हम लोग जो इस बड़े मिशन के लिए हमने ये कार्यक्रम तैयार किया, हम निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से हम इसमें ज़रूर सफल होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न केवल उत्तर प्रदेश पर देश के माने जाने वास्तविक और उद्यमी श्री संजय सिन्हा जी हमारे बीच हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि आएँ और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। श्री संजय सिन्हा जी। प्रणाम। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम और आज के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा अपने पर्सनल लेवल पे मैंने इसके क्या बेनिफिट्स देखे हैं मैं वो बताने की कोशिश करूंगा।
पिछले कई सालों से हम लोग बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया के सिक्किम से लेके कर्नाटका तक एंड सऊदी अरब से लेके लंदन तक सारी जगह हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत दौड़ भाग थी, समय बहुत कम था, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं था, किसी तरह का वो नहीं था। तो जब कोरोना पॉजिटिव आया, ये फोर्स्ड लॉकडाउन हुआ हम लोगों के ऊपर भी, सबके ऊपर 2 महीने तो कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि सारे काम स्टैंड स्टिल थे हमारे। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ दुनिया में, यहाँ पे काम भी आगे बढ़े, सब कुछ हुआ और हमने रियलाइज़ किया कि जो इतनी दौड़ भाग हम लोग कर रहे थे वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से इतनी रिड्यूस हो गई। आप समझ लिए 80% काम हम लोग अपने ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो हमें घाना का हो, चाहे हमारा सऊदी अरब का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे सिक्किम का हो, सब जगह सारी मीटिंग्स हमारी उस पर हो रही हैं ऑनलाइन। सारे डिटेल, मैं IIM रांची का बोर्ड में भी हूँ, तो हमारी पिछली 4 बोर्ड मीटिंग जो है वो डिजिटल हुई और इतनी इफ़ेक्टिव हुई कि हमारा दौड़ भाग यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से रांची और फिर वहाँ रुकना और सब चीज़ें बहुत सेफ, टाइम बहुत सेफ हुआ हमारा। तो मैं देखता हूँ कि आगे आने वाला टाइम तो यही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा भी अभी अगर आप टेक्नोलॉजी में देखिए तो एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा होने जा रहे हैं। एडवांसमेंट इस लेवल पे होने जा रहे हैं कि हम लखनऊ पे बैठ के अपनी वर्चुअल प्रेजेंस इन द 3D फॉर्म दूसरी जगह पे रखेंगे और सेम वे में हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे इस लेवल पे हम लोग इम्प्रूव कर, मतलब इस लेवल पे हम लोग पहुँच रहे हैं डिजिटल पे। तो मैं बहुत, वैसे क्या बोलूँ, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है आज। इस टेक्नोलॉजी ने, वैसे भी टेक्नोलॉजीज ने लाइफ को अगर पॉजिटिव साइड में देखिए बहुत ईजी कर दिया है। मतलब आपको स्टेटस के लिए गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव ए कार ऑन टिप्स। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अच्छी से अच्छी कार, आप लंदन में उतरते हैं, आपको बेस्ट कार ओला से मिल जाती है, इनसे मिल जाती है, और मिनिमम कॉस्ट पे। तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज आप देखिए पहले हर जगह टैक्सी वाले खड़े रहते थे, प्रेशर डालते थे, अब आपके पास टैक्सी वालों को भी जॉब मिल रही है। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह हर फील्ड में ये चीज़ें हो रही हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं एक बात आपको एग्जांपल बताऊं, मैं सिडनी स्टेडियम देखने गया तो चांस ये हुआ कि मेरा ग्रुप निकल गया, मैं वहाँ छूट गया, मेरे पास किसी का कोई नंबर नहीं था, तो मुझे करीब 1 घंटा वेट करना पड़ा उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बस के लिए विजिटर। जबकि आज की डेट में मैं कहीं पे भी होता हूँ तो फ़ोन पे इमीडिएटली मुझे गाड़ी आके मिल जाती है कैसे भी। तो इस टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से मैं ये देखता हूँ आगे आने वाला टाइम बहुत ही, मैं बिल्कुल पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। सब चीज़ों में बहुत अच्छा होने जा रहा है। जैसे एजुकेशन में मैं देखता हूँ, मेरा बेटा है आज की डेट में, वो डिजिटल उसके थ्रू सारी लर्निंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक्सेप्ट उसको जो फिजिकल गेम्स और इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दीजिए, वो थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक हो जाता है घर में रहते रहते। इन 2 कंपोनेंट को अगर हम लोग इम्प्रूव कर लें तो इससे ज़्यादा आइडियल तो कोई चीज़ है नहीं। उसमें हम लोगों को भी डर लगता है कि उनको भेजें कोरोना, उसमें सब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रही है अगर हम लोग इसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर लें। एक मेरी छोटी सी एग्जांपल आप देखिए, कोरोना का सबसे कम इम्पैक्ट जापान में पड़ा, क्योंकि वो 10 साल से देवर मॉनिटरिंग से मास्क भी पहन रहे थे, हैंड वॉश भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो मिनिमम इम्पैक्ट आपको जापान में मिला। इस बीमारी ने हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन कर दिया है। अगर हम लोग इसको फॉलो करते रहें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि आपने स्टीम लिया तो वायरस की पहली वो है साइनस के पीछे रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है, गर्म पानी पीते हैं तो आप थ्रोट से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपके चांसेस ऑफ कोविड-19 इज़ वेरी लेस उस केस में। तो मुझे ये लगता है ये थोड़ी सी डिसिप्लिन आ रही है इसके बाद, और इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा फ्यूचर है सबका। हमारा टाइम बचता है डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज अब मैं अपने बारे में भी सोच पाता हूँ, पहले नहीं सोच पाता था, भाग दौड़ इसकी वजह से। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, बात करने में भी बहुत लंबा है,
तो मैं इसको यहीं कंक्लूड करता हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग इसकी पॉजिटिव साइड को कंसीडर करें, विच इज़ वेरी गुड। और आने वाले टाइम में जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसी को फॉलो करेगी। आज आप देख लिए वो पूरे टाइम फ़ोन पे बैठे रहते हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप और ये वो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी जो पॉजिटिव बच्चा होगा वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पे मिल जाती है आज की डेट में। यू जस्ट पुट द सब्जेक्ट, उसके बारे में सब डिटेल आ जाता है। ये हम लोग भी यूज़ करते हैं अपनी फील्ड के लिए भी, और मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन भी इसको यूज़ करेगी। यही कहना है इसको, और धन्यवाद आप लोगों के बीच में आके बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद श्री संजय जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यंत प्रतिष्ठित अधिकारी, उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बहुत ही ख्याति अर्जित की, ऐसे श्री एल वेंकटेश्वरलू हमारे बीच हैं। बड़े आदरपूर्वक मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, इस सभागार में बहुत योग्य और बहुत पवित्र और बहुत कर्मठ और बहुत समाज सेवी लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। सबको मैं नमन करता हूँ। ये बहुत ही पवित्र परिसर है और आप लोगों ने जिस ढंग से हमारी वैदिक संस्कृति के मूल आधार बनाकर इस कार्यक्रम की पूरी टेक्नोलॉजी के साथ भी समन्वय बना के जो संचालित कर रहे हैं, ये बहुत ही अनुकरणीय है सब लोगों के लिए। अभी तकनीक की जो महत्व है और वर्तमान में जो कोरोना की वजह से तकनीकी का जो उपयोग बढ़ा है और इसकी क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है और आने वाला भविष्य किस ढंग से चलेगा, इसमें जयप्रताप जी भाई ने भी और हमारे संजय भाई ने भी बहुत विस्तार से बताया। मैं गंभीरपूर्वक सोच रहा था, आप लोग यहाँ पे लिखे भी है कि सा विद्या या विमुक्तये, वही विद्या है जो सारी परेशानियों से, समस्याओं से, तकलीफों से व्यक्ति को भी समाज को भी मुक्त कर दे। यदि व्यक्ति और समाज को ये तकनीकी विज्ञान और जो बाहरी सौकर्यों की विकास के लिए जो विज्ञान है ये कर पाएगा, ये बहुत ही, ये इस पृथ्वी में जब से मानव आया है हमेशा ये इस ओर प्रयास करता आया है कि हम लोग दुख से, परेशानियों से मुक्ति कैसे दिलाए। हर लेवल पे इसकी चिंतन करने के बाद जो हमारे भारत को विश्व गुरु कहा है, हमारे ऋषि मुनियों का देश है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने ऐसे अद्भुत विज्ञान विकसित किया है और इसको अलग अलग ढंग से हमारी बहुत सारे संतों ने उसको गाया है। सारी समस्याओं की मुक्ति है उसमें, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। इसको असली विज्ञान, उसको हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान को समझे बिना और इस आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय किए बिना दुख और परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही बड़ी गहराई से इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो सबको नियंत्रित करके एक तत्व है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, ईश्वर से जुड़े बिना समस्याओं से मुक्ति नहीं हो सकता है। हमारे तुलसी बाबा के शब्दों में बोला जाए, बड़े सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा कि अंधकार बरु रवि न सावई, राम विमुख न जीव सुख पावई। इमथे बरु अनल प्रकट अनल, इमथे प्रकट अनल भरु होई, विमुख राम सुख न पावई कोई।
ये बड़ी, हमको लगेगा ये बड़े सिंपल शब्द है। मैं एक दो बार इस तरह का हमारे साथियों के साथ बोलता हूँ, वो लोग कहते हैं यार ये तो अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का है। ये बड़ी विचित्र बात है। तुलसी बाबा जिस लेवल पे ये बात कर रहा है, ये अमोघ विज्ञान है, आदमी समझता नहीं है, इसलिए उसकी गहराई पता नहीं है। बड़ी लोग सोचा कि इंग्लिश में बहुत अच्छी अच्छी फॉरेन बातें और उसको जॉर्गन इस्तेमाल करके बोलेगा कि उनको लगेगा कि इसमें बड़ा महत्व है। तुलसी बाबा ने जिस लेवल पे ये बात कही है, क्योंकि वो जो राम तत्व है, वो ईश्वरीय तत्व है, उसको जाने बिना जागृत अवस्था को छोड़िए, वो सपने में भी सुख नहीं पा सकता। सुख की गुंजाइश ही नहीं है उसमें, और परेशानियों से मुक्ति के लिए गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरी जगह ये भी बोलते हैं कि राम भगति मनी उर्वस जाके दुख लवले सुना सपने उता के। जो राम की, जो ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ा रहता है, उसकी जागृत की क्या के सपने में भी उसको दुख को टच नहीं कर सकता है, दुख टच भी नहीं कर सकता है। वो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है। इसी के सभी महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से गाया है। इसको भगवान कृष्ण बोलते हैं कि राजविद्या राजगृह्यम पवित्रम यदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये राजविद्या है, ये गृह विद्या है, ये किंगली साइंस है। मैं आपको बताता हूं। अश्रद्धाना पुरुषः अश्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गता। भगवान कृष्ण बोलते हैं इस विद्या, इस धर्म को आप अपनाओगे, इस दुखालय अशाश्वत से तुम ऊपर उठोगे। बिना इसके साथ जुड़े सपने में भी ये संसार दुखों से, परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल सकता। इतना क्लियर है। ये ऋषि मुनियों का विज्ञान है, अमोघ विज्ञान है। इसको साथ लेने की बातें हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, ऋषि मुनि लोगों ने कहा, ऋषिभिः बहुधा गीतम गेयम छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः सुनिश्चितैः। भगवान ने बोला कि तमाम ऋषि लोगों ने, ये भारत भूमि है, ऋषि मुनियों का देश है, दुख से, परेशानियों से मुक्ति के लिए बहुत ढंग से इसकी गायन किया है। और ये भी बताया था कि एकमात्र मार्ग है ये। इस विज्ञान से जुड़े बिना कोई व्यक्ति, कोई संसार दुख से मुक्ति नहीं पा सकती है। सारा वेस्टर्न कंट्रीज भले ही थोड़ा बहुत संपत्ति आदमी हासिल कर ले, सुख शांति, अभी जो हमारी बहनें जो गा रही थी, आकाश पृथ्वी सारी प्रकृति की शांति के लिए, लेकिन आदमी अपने लोभ के चक्कर में पिछले 50 साल में हजारों साल पृथ्वी को नष्ट कर दिया है। अभी हम लोग देखेंगे तो कोरोना एक उदाहरण है, क्योंकि भगवान इस प्रकृति की संचालन करते हैं, उसको ठीक करने के लिए व्यवस्था तो स्वयं बनाते ही है। लेकिन ये भारत विश्व गुरु रहा है, ये भारत भूमि का दायित्व है। ये ऋषि मुनियों की विज्ञान के आधार पर मॉडर्न विज्ञान को साथ लेके इस समस्या का समाधान करना है। ये बड़ी ईश्वरी योजना है। एक संत, एक योगी स्वभाव के हमारे माननीय प्रधानमंत्री है। हमारे प्रदेश में तो स्वयं संत योगी मुख्यमंत्री है। ये कभी ये भगवान की, लोग बोलते ना कि यदि भगवान करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को इसमें सहायता लेते हैं। ये ऐसी, अब लोगों ने, बहुत सारे ज्योतिषों ने, महापुरुषों ने कहा है कि अब ये युग परिवर्तन होने वाला, बहुत नीचे तक आ गया, इसको ऊपर उठना है। ये ऊपर उसी आधार पर उठेगा। ये उठेगा
एक उस प्रकृति के जो मूल विज्ञान है उस विज्ञान के आधार पर ही उठ सकता है। ये सारी परेशानियों का, बीमारियों की, इन सारी जड़ से समाप्त करने की जो विद्या है, ये विद्या ये हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है। अब विद्या के लिए कौन अर्ह है, इसकी भी हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बोला है कि ये कौन इस संचालन कर सकता है। ये भोगी लोगों का काम नहीं है। दूरम ये थे विपरीते विसूची अविद्याया च विद्या इति ज्ञाता विद्या अभीप्सनम नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो अलोलुपंथा। ये जो वो भोगों की ओर भागने वाली बुद्धि इस विद्या में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके लिए उच्च कोटि के पवित्र स्वभाव चाहिए। उन्हीं के पास सारी ताकत पहुंचती है। तुलसी बाबा की शब्दों में बड़ा सिंपल सुना दिया जाए, जिमी सरिता सागर मऊ जाई यद्यपि था ही कामना नाही सुख तिमी सुख संपदा बिनई बुलाए धर्मशील पर जा ही सुहाए। तुलसी बाबा ने बड़ी सिंपल शब्दों में बोला है, ये सुख संपदा, ये सारी समस्याओं की मुक्ति कहाँ पर ठहरती है। जैसे समुंदर पानी को मांग नहीं करता है, फिर भी पानी वहीं जाके शांति पाती है और वही उसकी गंतव्य स्थान है। उसी तरह की धर्म पर ठिकने वाले हृदय में जाके ये सुख संपदा ठहरती है, वहीं से इसका विकास है, वही आधार बिंदु है इसका। ये हमारी भारत भूमि है। इस मूल बात को लेके हमको चलना है। तो मैंने सिद्धांत तो आपको सुना है, बहुत है। अभी हमारे जहाँ पे हाथ लगाएंगे सारे विज्ञान ही विज्ञान है, बड़ा गहरा विज्ञान है ये, बहुत बड़ा। और इसको कौन जान सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग इसलिए चर्चा नहीं करते हैं। बहुत लोगों को ये दिखाई नहीं देता है। दृश्यते तो अग्रह्या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दृश्य भी। शास्त्र बोलता है कि ये सूक्ष्म बुद्धि वो सबको प्रकाशित नहीं है। ये नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। ये जिनकी आचरण शुद्ध नहीं है, ये भोगों में स्वार्थ में फंसा हुआ है, उसको संभव ही नहीं है इसका। और बिना इसके प्रवेश किए, इसलिए भगवान बोलते हैं कि एक ही मार्ग है, व्यवसायात्मिक बुद्धि ही एकेय कुरुनंदना बहुशाखाय अनंताच बुद्धया अव्यवसाय नाम। इसको, इस धर्म मार्ग एक ही है। और ये सारी ऋषि मुनि लोगों ने भले अलग अलग ढंग से गाया है, एक ही मार्ग है, उसमें चलना पड़ेगा। ये हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान का मार्ग है, इसको चलना है। तो मैं ये सब सुनाने के बाद अब हमको करना क्या है, ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक योजना शुरू किया है, कर्मयोगी बनाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये कर्म योग को भी हमारे भारत ने बहुत हाई लेवल तक ले गया है। योग हमारी इधर ठीक से समझ के उसके आचरण करेंगे तो सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। एक कर्म योगी बनाना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि बिना ये लोग कर्म योगी बने, ये कर्म करके भोगी बनेंगे तो ये होने वाला नहीं है। इसको कर्म और योग को जोड़ना है, कर्म योगी बनाना है। ये हमारी ये मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है। तुलसी बाबा बोलते हैं ना, तुलसी मूल ही सिंचिए फूलई फलई अगाए। पत्तों को पकड़ने से नहीं होने वाला, मूल को पकड़ना है, ये कर्मयोगी बनाना है। लेकिन लोग सोच रहे हैं भाई कर्मयोगी मीन्स सारे मॉडर्न जारगन सीख लिया जाए तो होगा। आजकल जो भी बातें मैं सुनता हूँ तमाम जगह पे, लेकिन जो वास्तव में जो कर्मयोग की जो आधा पार्ट है, भाई बाहर का फॉरेन का विज्ञान सीखिए, क्योंकि मैनेजमेंट फिलॉसफी है, वो प्रॉफिट बेस्ड फिलॉसफी है। अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाए। लाभ को कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल लाभ के चक्कर में पड़ेंगे आदमी, लोभ के चक्कर में पड़ेगा
तो सारी, अब देख रहे हैं कि जितना मिलावट का धंधा है, लोगों के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। डॉक्टर मेडिसिन नहीं लिखेगा कि ये मरीज ठीक हो जाए, डॉक्टर वो लिखेगा ताकि ये हमारे साथ चक्कर काटता रहे, मुझे अधिक लाभ हो जाए। जहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत नहीं ऑपरेशन कर देगा, जहाँ पर दवा की जरूरत नहीं ऐसे लिख देगा। जिस दवा में ज़्यादा कमीशन है वो दवा बिकने लगे है, ऑलरेडी हो ही रहा है, ऑलरेडी हो रहा है ये। क्योंकि ये जो जब तक आदमी के अंदर की जो मूल विज्ञान से आदमी के परिचित नहीं कराएंगे, और लेकिन जो कर रहा है ये अंधेर नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जो ये कर रहा है लोभ के चक्कर में वो भी फंसा है और उसकी भी खैर नहीं है ये जो है, क्योंकि वो भी हमारे योग शास्त्र बोलता है वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्य अतिमात्रा दुखम अज्ञानानंत फलम। जो व्यक्ति लोभ क्रोध और मोह के बल पर जो भी कार्य करेगा वो दुख और अनंत अज्ञान पैदा कर देगा, बुद्धि को नष्ट कर देगा। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, ये सभी गिरेंगे बुरी तरह से। हम लोग अपने सामने भी देखा लोगों को गिरते हुए, क्योंकि जो हमारे अंदर की जो प्राण तत्व है, ये प्राण तत्व सत्य से संचालित है। आदमी ये समझ नहीं पाता है हमारे अंदर जो प्राण तत्व है जिसके आधार पर सब लोग टिके हैं। भगवान बोलते हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सबका जीवन की जो प्राण तत्व के रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूँ और अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में बैठा हुआ है ईश्वर। ये व्यक्ति ये समझता नहीं है, वो सोचता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इसके उनका भी अज्ञान दूर करना जरूरी है। बड़े अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है लेकिन बड़ी अज्ञानता में है, लेकिन बुद्धिमान मानता है। उसको भी हमारे महापुरुषों ने कहा कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं पंडितम स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। ये जैसे अंधे के पीछे अंधे अनुकरण करते दोनों जाके कूप में गिर जाते हैं, उसी तरह की वो सोचता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये वैसे बड़ा डॉक्टर है, उल्टा सीधा दवा लिख रहा है, ये सोच रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अंदर की प्राण तत्व भगवान खींचता है। जितना पाप करे और मजे खाटे उसकी व्यवस्था ही नहीं है दुनिया में। बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े व्यापारी हो, बड़े बड़े राजनेता हो, पाप करे और मजे काटे, भगवान कहता है कि मैं फेंकता हूँ उसको। पाप करे मजे काटे, बोला कि मैं आगे पीछे थान हम द्विषतः संसारेषु क्रूरान नराधमान क्षिपाम्यहम अजस्रम अशुभान आसुरीश एव योनि। मैं फेंकता हूँ उसको। परित्राणाय साधूना विनाशा, जो भगवान ने वादा करके आया है कि मैं यहाँ धर्म संस्थापना मेरा कार्य है, मैं हर जगह खन खन में विद्यमान ईश्वर देखता है। ये इसको परिचित कराना है सारे लोगों को। ये कर्मयोग की विद्या है, ये ऋषि मुनियों के मूल्यों के आधार पर चलना है। तो आज आप लोगों से मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस बड़ी अगस्त सभा से ये बात ऊपर तक पहुँचाना है। ये केवल फॉरेन यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये कर्मयोग की शिक्षा नहीं मिलने वाला है। ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसको लीजिए। बिल्कुल संजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो टेक्नोलॉजी का विकास अभी हमारे लोग भी कर रहे हैं, आप लोगों ने भी ज़बरदस्त व्यवस्था किया है कि रोज़ आप 1 लाख लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए विश्व में सब ईश्वर की है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें सब लेना है। जो उपयोगी चीज़ है उसको इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। इसको टेक्नोलॉजी हमको पहले भी थोड़ा बहुत था, वैसे भी सारे विश्व के तकनीकी संस्थाओं का हमारे भारतीय वैज्ञानिक ही उसको बहुत अधिकांश चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन हमको वो भी नहीं है कि भाई भारत हो, अमेरिका में हो, रशिया में, मतलब फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान कोई पढ़ेगा अलग अलग शब्दों में पढ़ सकता है, लेकिन रशिया में पढ़ेगा, अमेरिका में पढ़ेगा, इंडिया में पढ़ेगा, एक ही है। इसी तरह की आध्यात्मिक विज्ञान भी, चूँकि सारा ईश्वर ही की रचना है, अलग अलग शब्दों में भले इसकी व्याख्यान किया जाए, एक ही शिक्षा है।
अध्यात्म का जो विज्ञान है, दुख से मुक्ति का जो राजविद्या राजगृह करके भगवान उल्लेख करता है, अलग अलग भाषा में भले ही बोला जाए, लेकिन वो एक ही विज्ञान है। और उस विज्ञान को जाने बिना संसार में दुख मुक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं है। वो संतुलित विद्या है। वो द्यौ शांति पृथ्वी शांति आपः शांति बोलने वाली विद्या है। वहाँ सबकी शांति है और सबका उद्धार है, और वो ये प्रेम से चलने वाला है, ये ईश्वर के साथ जुड़ने वाला, ये अलौकिक, एक तो दो है, एक लौकिक विद्या एक अलौकिक विद्या है। बहुत बार अलौकिक विद्या को लौकिक बुद्धि से विश्लेषण करना चाहता है, ये भी बहुत बड़ा विवेक है यहाँ संसार में। ये अलौकिक और लौकिक, अलौकिक विद्या को प्रवेश करने के लिए जिनकी दिल में लोभ है और जिनके अंदर स्वार्थ है, ये उनके उपलब्ध नहीं है, तुम्हारे तर्क से नहीं होने वाला है। चरितराम के सगुण भवानी तर्क न जाई बुद्धि मन बानी, ये उसकी अपनी बुद्धि से इसकी नहीं होगा। ये इसके लिए पवित्र बुद्धि चाहिए, ना अविरत हो दुच्छरितात, दुष्ट आचरण वालों को ये विज्ञान में प्रवेश नहीं है। ये ऋषि मुनियों का विज्ञान है, इसलिए ये दोनों को साथ लेना पड़ेगा। ये बाहर की भी विज्ञान ले ले और ये पवित्र लोगों के माध्यम से चलने वाली, इसके बिना जोड़े दुखों से परेशानियों से मुक्ति नहीं है और पर्यावरण की भी रक्षा नहीं है। हमारी पृथ्वी की हर चीज़ की वेद में और हमारे वेद सम्मत सारी शास्त्रों में, वेद सम्मत हमारे शास्त्रों की विद्या को साथ लेना पड़ेगा। श्रुति सम्मत हरिभगति पद संजुत विरति विवेक, तेही पर तेही न चलई नर मोह बस कल्पई पंत अनेक। तुलसी बाबा ने बोला कि ये व्यक्ति एक ही मार्ग है, श्रुति सम्मत हरिभगति पद संजुत विरत विवेक, उस पर नहीं चलना चाहता है। अपनी भ्रम के नाते उसको बहुत जगह बहुत ढंग से महापुरुषों ने गाया। तो ये कुल मिला के मैं आप लोगों से प्रार्थना है, और हमारे बड़े कम्युनिकेशन के मास्टर भी हमारे बीच में बैठा है, ये बहुत बड़ा संयोग है आप लोगों के माध्यम से। ये कर्मयोग की शिक्षा भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ा लाया है कि सबको कर्मयोगी बनाना है। उसको बनाने के लिए ये जो साविद्या या मुक्त, ये जो विद्या है हमारे ऋषि मुनियों का, इसको बाहर से जो विज्ञान है इसको भी साथ लिया जाए, उसमें कोई विरोध नहीं है। इसको सामंजस्य बिठा के, केवल अपने भारत की नहीं है, सारा विश्व की, क्योंकि यही ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सारी विद्याओं का आधारभूत विद्या है। यदि ये नहीं रहा, यदि ये नहीं रहा, ये टिकने वाला नहीं है। बाकी ये आधारभूत है, इसी के आधार पर बाकी सारी विद्याओं का उसमें सामंजस्य और उसकी संवर्धन हो सकता है। तो इस पर इसको आगे ले जाया जाए, और इसको आप लोग और सारी हमारी इस विज्ञान को जानने वाले जो ऋषि मुनि लोग हैं, और हम लोग जो भी समाज में जितना इससे जुड़ के पूरी निष्ठा के साथ इसको करना चाहते हैं, इस पे जोड़ेंगे। और विशेष रूप से भी मैं बता दूं, कितना भी विज्ञान आप गांव में जाके देखिए क्या हालत, आप सब लोग तो गांव में हैं, और हम तो, मैं तो ग्राम विकास संस्थान का मैं डायरेक्टर हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, और उससे पहले भी फील्ड में रहते हुए देखा है। लोग तो चिल्लाते रहते हैं कि भाई चुनाव में 5 साल के लिए हम लोग प्रतिनिधि बनाते हैं, उनका भाई करने काम अच्छा करने की तो निष्ठा ही नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं है। भले ही कागज़ों में बहुत बार हम लोग गरीबी हटाओ बहुत बार अभियान चलाया, लेकिन बहुत बेमानी घुसी हुई है, उसको निष्ठा ही नहीं है। सब लोग मिल के हर एक को बड़ी सुपरफिशियली, बड़ी स्वार्थ से संचालित करके जो कर देते हैं। माताओं बहनों को विकास में भूमिका देने के लिए 33% आरक्षण आया। आप कभी भी जाइए, कहीं बैठ के देखें, वास्तव में जो महिला प्रतिनिधि कितने लोग प्रतिभाग करते हैं। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे स्कीम चला रखे, एक मिशन शक्ति भी बनाया। महिला को नाम के वास्ते खड़ा किया जाता है और उनकी पति ससुर कोई न कोई काम करता है। भाई ये जो है, ये माताओं बहनों को बिना आगे बढ़ाए समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महापुरुषों ने सोच के भाई 73, 74 में 94 में 26 साल बीत गया,
मैं रामपुर का नोडल अधिकारी हूँ। मैंने एक पंचायत सदस्यों की मीटिंग बुलाया कि इनको जो मिशन शक्ति है, ये सब बातें जो नई नई चीज़ें, इनको ठीक से समझा दिया जाए। 70 प्रतिनिधि आए हैं, उनमें एक महिला प्रतिनिधि है। मैंने डीएम से पूछा तुम्हारे जिले में कितने लोग हैं? बोला साहब हमारे पास तो 33% तो आरक्षण है, लेकिन हमारे तो 43% महिलाओं का है। 70 में तो एक आया, भाई बाकी लोग कहाँ हैं? भाई उनके ससुर आया, उनकी भाई दादा आया, बाबा। फिर वो महिलाओं का जो आरक्षण भाई जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया उसका क्या हुआ? जो वास्तव में सही व्यक्ति, सपोज अब तो महिलाओं की, माताओं बहनों की बात कर रही हूँ, पुरुषों में भी जो जीत के आए हैं, क्या वास्तव में? मैंने उन लोगों से पूछा भाई तो आप लोगों ने 5 साल पहले जीते हो, किसी का कोई सपना होगा कि मैं अपने गांव को बेहतर बनाना है? किसी की दृष्टि है क्या कि भाई अपने गांव को बेहतर बनाना है? यदि ये कमिटमेंट नहीं है, आदमी अपने भोग के लिए, अपनी जो है अपनी स्वयं की स्वार्थ के लिए, दिखावा के लिए, डिंडो, आदमी की दृष्टि, कमिटमेंट कहाँ है, निष्ठा कहाँ है? और सही व्यक्ति, सही काम करने वाले उस गांव में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, उसको ढूंढ के जिताया जाए। हमारे सब लोग जो है मिल के मान लो 4-5 महीने के बाद चुनाव आने वाला, पर एक बार बनने पर फिर 5 साल रहेगा। जो भी बने, माताएं बहनों का आरक्षण की बात हो, किसी का भी हो, आगड़े पिछड़े का आरक्षण का हो, जो बने, ये नहीं कोई और व्यक्ति उसको खड़ा कर दे, जिताए और बाद में स्वयं चलाए। ये जो विकृति है ना, बहुत बड़ी विकृति है, क्योंकि उसमें भाई जो समाज को संतुलित बनाने के लिए जब ये न्याय, सम्मानता जो है ना कि न्याय, समता, बंधुत्व, हमारे जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भाव है, सबको, सबका विकास, सबका साथ माननीय प्रधानमंत्री कर, लेकिन इसको लागू नीचे कौन करेगा? ये इसके लिए राजविद्या, राजगृह्य, भाई सबका उद्धार में अपना उद्धार देखे, दूसरे का सम्मान में अपना सम्मान देखे, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबका सभी मान प्रद आप अमानी। महापुरुषों ने इतना गाया है कि भाई तुम अपने सम्मान की फिक्र ना करें, दूसरों के सम्मान में, दूसरों के अंदर भी जो प्राण तत्व जग रहा है उसको देख के अपना, ये प्रेम है। दूसरों को उद्धार में स्वयं का उद्धार देखे, दूसरों को कल्याण में अपना कल्याण देखे, ये हमारी भारतीय आदर्श, हमारे जो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र, जितने महापुरुषों ने आज़ादी आंदोलन में, उन महापुरुषों से भाई थोड़ा बहुत हम लोग प्रेरणा लें, ऋषि मुनि लोगों को थोड़ा बहुत प्रेरणा लें। ये विद्या राजविद्या है, इसको हम लोग अपनाना पड़ेगा। इसके आधार पर हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इसमें शिक्षा भी ठीक होगा, दोनों ठीक हो जाएंगे। मैं अपना जीवन का, आपका टाइम है, 1-2 मिनट मैं सुनाता हूँ। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, ये भगवान की कृपा है कि हमारे गांव में रमन महर्षि के भक्त लोग, एक भक्त रहते, वो टीचर थे, उनके साथ जो चौमासा बिताने के लिए रमन महर्षि 3-4 भक्त आए थे। मैं उनके साथ घूमता था। उनके साथ घूमने से मेरा 70% मार्क्स आया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आके 80% आ गया, और पहली बार में मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट हो गया। मेरे ख्याल में और भी माता पिता और भी लोगों की कृपा है, लेकिन वो रमन महर्षि भक्तों की कृपा की वजह से मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हूं। संतों की, महापुरुषों की, उसमें क्योंकि चित्त बहुत छलांग लगाता है। चित्त जब पवित्रता के साथ जुड़ता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है। क्योंकि चित्त में जो नकारात्मक प्रभाव है, जो बाहर की भागने की जो प्रवृत्ति है, और जो विच्छिन्नता है, जो उच्छृंखलता है, ये सब दुरुस्त होता है, स्थिर हो जाता है। इसमें बड़ी ताकत आती है, बहुत बड़ी ताकत आती है। तो साथियों, मैं केवल आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये बहुत बड़ी संयोग है, हम सब लोग मिलके गांव को भी, शहर को भी, शिक्षा को भी, और सबको कर्मयोगी बनाने की हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, उसको सही रूप लाने के लिए हमारी भारत की जो मूल ब्रह्म विज्ञान है, इसको और जो मॉडर्न, संजय भाई का जो मॉडर्न विज्ञान, दोनों जोड़ के इसको करना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इस प्रकार से कही, इसी भूमि से निकलकर भगवान राम की पावन जन्मभूमि से और देश के पत्रकारिता जगत के छिते पर छाने वाले, पत्रकारिता और पत्रकारिता शिक्षा के शीर्ष पदों पर काम कर संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करने वाले ऐसे अपने अध्यक्ष डॉक्टर संजय द्विवेदी से आग्रह करूंगा तो आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें।
इस विद्वत सभा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग तरह की अलग जगह रहे हैं, एक अलग तरह की क्रांति कर रहे हैं। और आपको खुशी होगी जान करके कि मैं भी शिशु मंदिर का पूर्व छात्र हूं। और आज की जो बातचीत है वो तकनीकी शिक्षा को लेके होनी थी, पर किस तरह से तकनीक को और आध्यात्म को आपने जोड़ा है मुख्य अतिथि महोदय ने, वो अपने आप में बहुत ही विरल अनुभव है। और उनका व्याख्यान वास्तव में हम सबके लिए बार बार सुनने योग्य है। और नीतियों को बनाने वाले अधिकारी, नीतियों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी अगर ऐसे हो जाएं या ऐसे हैं, तो जो सपना महर्षि अरविंद ने देखा था, जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, डॉक्टर लोहिया ने देखा, तो सपने को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम ये मानते रहे और ये जानते रहे, अब क्योंकि मैं खुद एक एडिशनल सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ तो कहने में थोड़ा संकोच है, पर हमें मानते रहे कि जो IAS लोग हैं इनके नाते ही देश वो रुका हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले साल IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि काम को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से टोका जाए, किस तरह से ना आगे बढ़ने दिया जाए। पर एक बदलाव सब तरफ दिख रहा है, जिसका उदाहरण आज आदरणीय सर के भाषण में भी दिखा। और मुझे लगता है कि जब प्रकृति चाहती है तो सब संतुलित कर देती। जैसा संजय भाई ने कहा कि अब ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि भारत जगत गुरु बन जाए, क्योंकि धरती पे बहुत खून बह चुका है, बहुत अत्याचार हो चुका है, बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारी विचारधाराएं आकर के असफल हो चुकी हैं। बड़ी आकर्षक विचारधाराएं थी, लोगों को न्याय दिलाने वाली विचारधाराएं थी, कम्युनिज्म जैसी विचारधारा आई, समाजवाद जैसी विचारधारा आई, सारी विचारधाराएं आई और उनके प्रयोग हो चुके और उनके प्रयोग होके नष्ट हो चुके। रूस जैसा महान राष्ट्र भी किस हालत में आप देख रहे हैं, टुकड़ों में बट चुका है। पर हमारे जैसा देश जो इतनी सारी बोलियां बोलता है, इतनी सारी भाषाएं बोलता है, 22 भाषाएं तो राज्य की अनुसूची में ही हैं, इसके बावजूद ये देश एक साथ है, खड़ा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है और आज दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की संभावनाओं को जिस प्रकार प्रकट किया पूरी दुनिया के सामने, और आप देखिए कि यूरोप में जो आज बच्चा पैदा होता है, आज अमेरिका में जो बच्चा पैदा होता है, ब्रिटेन में जो बच्चा आज पैदा होता है, उससे अधिक संभावनाओं से भरा हुआ देश हमारा है। क्योंकि आज हम एक ऐसे मार्ग पर निकल चले हैं जहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। आज संजय सिन्हा जैसे कितने लोगों की आवश्यकता है, ये कह सकते हैं कि अकेला सारा काम कर लेंगे। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, और बल्कि हिंदुस्तान को ही क्यों पूरी दुनिया को अपना ज्ञान और कौशल हमें प्रदान करना है, और अपने सॉफ्ट स्किल के आधार पर वो हम कर रहे हैं। क्योंकि हमें किसी की ज़मीनें जीतनी नहीं है, हमारा तो लक्ष्य लोगों के मन को जीतना है, और लोगों का मन जीतते हुए हमारे जो भारत का विचार है वो लोगों तक पहुंचाना है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। क्या कारण थे कि हम आज इस प्रकार की गति को प्राप्त हुए? आप देखिए कि हमारे पास वेद जैसे ग्रंथ थे, उनको हटा के हमने उससे छोटी किताबें रची। हमारे पास दूसरे तरह के ग्रंथ आए जो खास अपनी विचार, अपनी कम्युनिटी, उसके अलावा सोचते नहीं, या अपने विचार को अंतिम मानते हैं कि इसके अलावा आप कोई सच है नहीं। मतलब ज्ञान को बांधने की कोशिश की गई, जबकि ज्ञान तो बहता नहीं रहे, वो आगे बढ़ेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि उसने सत्य को पा लिया है, पर ऐसी भी किताबें लिखी गई जहां ये कह दिया गया कि सत्य को पा लिया गया, ये अंतिम सत्य है, इसके बाद अब कुछ है नहीं। मतलब हर क्षेत्र में गिरावट हुई। हमारे पास वेद थे, अचानक हमारे पास पंथ की किताबें आ गई। वेद समग्रता में विचार करते थे, होलिस्टिक अप्रोच रखते थे, वैश्विक सुख और शांति के बारे में विचार करते थे, पूरी दुनिया का विचार करते थे। वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी का विचार करने लगे। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हम नीचे की तरफ गए। और आप देखिए
कि पिछले इतने लंबे समय की जो यात्रा में हमने कितना कुछ खो दिया है। बहुत लंबी गुलामी मुगलों की, 200 साल की अंग्रेज़ों की, आज़ादी मिली तो हम गलत रास्ता हमने पकड़ लिया। गांधी कुछ कहते रहे, उनके भक्त कहीं और कुछ चलते रहे। अपनी ज़मीन को छोड़कर और अपने ज़मीर को छोड़ के जो समाज आगे बढ़ना चाहता है वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हर जगह हर पौधे नहीं लगते। पहाड़ से आप कोई पौधा लेके आएंगे और चाहेंगे गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ में उगा तो नहीं उगेगा। उसका पर्यावरण अलग है, उसकी वृत्ति अलग है। इसलिए जो विचार, ये जो टेक्निक, ये जो शिक्षा कहीं के लिए उपयोगी होगी वह भारत में भी उपयोगी होगी, ये मानना ठीक नहीं। पर पश्चिमी मानकों के आधार पर, पश्चिम की प्रगति के आधार पर, उस प्रगति से चौंधियाए हुए हमारे नेताओं ने जिस प्रकार का रास्ता चुना, वो रास्ता आज हमें कहाँ लेके आया, हमको देखने की ज़रूरत है। आज 70 साल की गणतंत्र जो हमारी संविधान की पवित्र पुस्तक बाबा साहब ने हमें समर्पित की राष्ट्र को, जिसमें हम कहते हैं हम भारत के लोग, उस संविधान को लागू हुए भी 70 साल हो गए। और आपको जान के दुख और आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नवंबर तक के लिए 80 करोड़ लोगों के राशन का इंतजाम कर रही है। ये हमारा गणतंत्र है। अगर 80 करोड़ लोगों के लिए हम अभी राशन की व्यवस्था नहीं कर पाए तो इस कौन सी यात्रा हम कर रहे थे, हम कहाँ चल रहे थे। और एक ऐसा समाज जो स्वाभिमानी समाज था, उस सारे समाज को हमने याचक बना दिया। हमारा समाज तो इतना सिद्ध समाज था कि वो कहता था कौन नृप होए हमें क्या हानि, परवाह ही नहीं करता था राजा कौन है। क्योंकि सब गांव जो है वो आत्मनिर्भर गणतंत्र थे, जिसकी गांधी बात कहते हैं। उस गांव में ही सारी उसकी इकोनॉमी गांव के ही आधार पर चलती थी। वहां पर हर जिस जाति को हम इतना लांछित करते हैं, वह जाति क्या है, वो जॉब गारंटी है। हमारी जो जातियां थी वो एक सक्षम कुशल कर्मी थे अपने अपने क्षेत्र के। लोहार है वो अपने आप में जॉब गारंटी है, कुंभार है वो अपने आप में जॉब गारंटी है। तो हमारे समाज ने जाति को कभी बुरा नहीं कहा, जाति भेद को हमने गलत माना। समाज हमें ऐसा बनाना है जहां जाति भेद नहीं हो, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर जातियां तो गुण का नाम है, जाति के साथ एक गुण धर्म जुड़ा हुआ है, उसके साथ आपकी स्पेशल कुछ ना कुछ कौशल जुड़ा हुआ है। हमारी जो जातियां थी वो कौशल का वो थी, कौशल का प्रतीक थी। ये काम आपको आता है इसलिए आप इस जाति में हैं। इसलिए लोग जातियों से ट्रांसफर भी होते थे, एक व्यक्ति दूसरी जाति में चला जाता था, जिस वर्ण व्यवस्था को हम बहुत ज़्यादा लांछित करते हैं। तो ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि जो हमारे गांव थे वो इतने विकल क्यों हो गए। हमारी शिक्षा ने हमको इतना विकल क्यों बना दिया है कि कौन सी हम पढ़ाई पढ़ रहे थे कि हम जो 10वीं पास कर लेते थे थोड़े कमज़ोर हो जाते थे, 10+2 कर लेते थे और कमज़ोर हो जाते थे, इंजीनियर डॉक्टर हो गए तो और विकल हो गए, PhD कर लिए तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। ऐसा क्या हो गया? ये जो विकल करने वाली पढ़ाई है, जो जितना आप पढ़ते जाते हैं उतने आप कमज़ोर होते जाते हैं। ये जो दौड़ मची व्हाइट कॉलर जॉब की, जिसमें लोगों को पास कोई कौशल नहीं था, आज NEP ने इसी को संबोधित किया है। आज नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह के माननीय प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उसका कोर क्या है? उसका कोर यही है कि कुछ ना कुछ कौशल सिखाना है। इतने बड़े देश को आप सरकारी नौकरियों के फ्रेम में नहीं डाल सकते, क्योंकि सरकारी नौकरी होने का मतलब क्या है? सब लोग सरकारी नौकरी हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? क्योंकि सरकारी नौकरी वाला तो काम करता नहीं। लोग सरकारी नौकरी में जाते इसीलिए काम नहीं करना पड़े। अब माने 100% लोगों को सरकार ने नौकरी दे दी तो ये देश चलेगा कैसे? ये देश तो संजय सिन्हा जैसे लोग चला रहे हैं, ये देश तो आदरणीय हेमचंद जी जैसे लोग चला रहे हैं, आप जैसे आचार्य चला रहे हैं, जो उद्यम करके समाज में कुछ न कुछ खड़ा कर रहे हैं, व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं, संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, पुल पुलिया सड़क बिजली सब खड़ा कर रहे हैं। सब तो प्राइवेट सेक्टर के लोग खड़ा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार बढ़ाओ, सरकार बढ़ाओ। सरकार तो जितनी कम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं इस बात को कहते थे, सबसे अच्छा राज्य वो है जो सबसे कम शासन करता है। यानी समाज की शक्ति बड़ी है, समाज की शक्ति बड़ी हो जाएगी, समाज की शक्ति जग जाएगी, तो ऐसे विद्या भारती जैसा संगठन खड़ा हो जाता है। किसके बल पे खड़ा हुआ है? वनवासी कल्याण आश्रम किसके बल पे खड़ा हुआ है? सेवा भारती किसके बल पे खड़ा हुआ है? आज इतने सारे संगठन चल रहे हैं, किसके बल पे खड़े हुए? क्या सरकारी इमदाद पे खड़े हुए हैं क्या? सरकार तो 2014 में आई, संगठन कब से काम कर रहे हैं, विरोध के बावजूद काम कर रहे हैं, समस्याओं के बावजूद काम कर रहे हैं, और समाज ने उनको संबल दिया है।
यानी समाज बड़ा है। हमने सरकारों को बड़ा मान लिया, समस्या हमारी है। तो इस बात को कहीं ना कहीं इस पूरे चक्र को बदलने की आवश्यकता है। जो ये याचक समाज हमने बना दिया है कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सब लोग कटोरा लेकर खड़े हुए। एक स्वाभिमानी समाज 70 सालों के अंदर कैसे याचक बना है, यह हिंदुस्तान की आज़ादी की यात्रा है। इसको हमको समझने की ज़रूरत है। एक स्वाभिमानी समाज को हमने कैसे याचक बना दिया। जो समाज कभी सरकारों के दरबार पर नहीं जाता था, जब कभी राजाओं के दरबार में नहीं गया, जिसने राजाओं को दिया, राजाओं से लिया नहीं। शिक्षा समाज के पास थी, स्वास्थ्य का काम समाज के पास था। हमारा तो जो कभी भी है वह भी राज्य वैद्य कहा जाता था। अपनी कथनों के माध्यम से वो इलाज कर देता था। कभी हमारे गुरुजन जंगलों से शहरों में नहीं आए, कभी उनने अट्टालिकाएं नहीं बनाई, और राजपुत्र भी जाकर वहां शिक्षा प्राप्त करते रहे। तो ये जो एक वो है, मैं नहीं कहता कि हम चलो सब जंगल चले चलें, पर वो जो मूल्य है, जो वैल्यू, बेसिक बात प्रिंसिपल्स की है कि हमने अपने मूल्यों को बिसरा दिया। चलो हम शहर में चले आए, नगरीकरण हो गया, पर हम कितने लाचार और विकल हुए शहर में आकर, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। आज शिक्षा जो समाज के पास थी, तब तक वो उद्योग नहीं थी। जब वो लोगों के पास आ गई तो उद्योग बन गई। आज आप देखिए कि हमारा जिस सरकारी तंत्र पर हम इतना गर्व करते हैं, उसका प्राइमरी एजुकेशन का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे मेडिकल, डेंटल सब खत्म हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म हो गए। अब जो है पूरी तैयारी ये है कि किस तरह से विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया जाए, किस तरह से सब निजी क्षेत्रों में दे दिया जाए। तो ये शिक्षा में जो ये बाजार की वृत्ति लेके लोग आ रहे हैं। पहले भी लोग निजी क्षेत्रों के लोग आते थे, काम करते थे। जितने बड़े बड़े कॉलेजेज आपके उत्तर प्रदेश में खोले हुए हैं, ये निजी क्षेत्रों के लोगों ने खोले, ये कोई सरकार ने नहीं खोला। सरकार की वो भी नहीं कि सरकार सबके लिए सब कुछ कर दे, पर उद्देश्य अलग था। आज हमारे मित्र कुछ अच्छा काम करने का तो विचार है नहीं, मतलब कुछ कमाना चाहते, कहते यार कॉलेज डाल लेते हैं। अरे कॉलेज डालने की चीज़ है, और कॉलेज डाल लिया, फिर एक मेडिकल कॉलेज डाल लिया, फिर कहते यार एक चैनल भी डाल लेते हैं। मतलब कुछ तो बक्सो, कहाँ कहाँ डालोगे। मतलब आप सोचिए, विद्यालय खोलते नहीं है, वो विद्यालय डालते हैं। मतलब अप्रोच ही क्या है कि हम वहाँ से भी कुछ आ जाए, क्योंकि अब अपना होटल चल गया, अपनी ये चल गई, अपनी सब चीज़ें ठीक हो गई, अब यार अपने कॉलेज भी डालते हैं। इस अप्रोच से लोग आ रहे हैं। ये जो अप्रोच हमने विकसित की है, ये कहाँ ले जाएगी। जैसे डॉक्टरों का सर ने जिक्र किया कि वो दवाई किस लिए लिख रहा है, ये गिरावट सब तरफ है। इस गिरावट का एक ही तरीका है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, व्यक्ति निर्माण। कि हमारा जो मूल काम था वो भूल गए, व्यक्ति बनाना। जैसे सर ने कहा कि वो कौन सा मिशन बताया सर? नहीं, आपने कौन से संत मिले आपको? महर्षि, उनके लोग मिले उनको। देखिए व्यक्ति को कैसे बदल दो। उन्होंने नहीं कहा कि वो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी से बने हैं, है ना। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी ये कहें कि वो IIMC से बने हैं। समाज से ही बनना चाहिए, क्योंकि जो समाज बनाता है तो देर तक टिकता है आदमी, फिर वो संभल के चलता है। फिर उसके पैर में संस्कार की इतनी गहरी जड़ें होती हैं कि कितनी भी हवा आए वो हिल नहीं सकता, वो जमा रहेगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी बाजारवाद हो जाए, साहब का कुछ नहीं हो सकता। वो जहां खड़े वहां खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बोले, जिस तरह से वो बात कह रहे हैं, ये बात कहने का भी साहस नहीं कह सकते आप। ये जब आत्मा से निकलती है वाणी, तभी वो लोगों को प्रभावित करती है। मुंह से जो निकली हुई वाणी प्रभावित नहीं करती। देखिए महात्मा गांधी कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, उनके रिकॉर्ड सुनिए आप। दीनदयाल जी कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, लोहिया जी आंकड़े ही बोलते रहते थे, पर बात दिल तक जाती थी, बात दिल तक पहुंचती थी, कि दिल से कहते थे, क्योंकि वो पूरे अपने जीवन से बोलते थे। तो इस नाते हमें ऐसे लोगों की पीढ़ी खड़ी करनी है जो दिल से बात करने वाली हो। आज स्कूल ड्रॉप आउट्स का रेट है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। किस तरह से हमारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। हायर एजुकेशन का हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है, बहुत कम लोग हायर एजुकेशन में आज जाके पढ़ाई कर पाते हैं। आज आप देखिए नई शिक्षा नीति ने 3 बातों पे बहुत जोर दिया है। पहला जोर उसका व्यावसायिक शिक्षा पे। व्यावसायिक शिक्षा पे जोर ये कि जब प्रोफेशनल एजुकेशन मिलेगी तो एक आत्मनिर्भर समाज अपने आप बनेगा। अभी तक क्या हुआ था, जो 3 महत्वपूर्ण काम थे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे पढ़ाए जाते थे, जिनका वैल्यूशन नहीं था, जिनका मूल्यांकन नहीं होता था। व्यावसायिक शिक्षा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें। जबकि वो आपका वो है, आप एक पंखा बनाना भी सीख जाएंगे, टेलीविज़न बनाना सीख जाएंगे, ये कैमरा चलाना सीख जाएंगे, कैमरा बनाना सीख जाएंगे तो ही भूखे नहीं मरेंगे। फ्रिज बनाना सीख जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी है, सिर्फ नल की टोटियों में बहता हुआ पानी ठीक करके आप इस देश में जिंदा रह सकते हैं।
बहुत से लोग जरूर, आपको लोग नहीं मिलते, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, तो आज काम करने वाले लोग नहीं मिलते। अभी आप सरकारी नौकरी के एक आवेदन निकाल दो तो 2-4-5 हज़ार लोग आते हैं, कक्षा 10वीं की योग्यता मांगते हैं, PhD वाला उसमें खड़ा है आगे। क्या हालत है? तो ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोर समाज जो हमने बनाया उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस प्रकार से आपने लोगों को जोड़ने का काम किया है, अब ये देखिए 14 से माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, कोई नहीं मान रहा। ईश्वर ने कहा चलो कोरोना तुम जाओ धरती पे, भारत को डिजिटल बनाना है, इसको विश्वगुरु बनना है, तो डिजिटल बनना भी ज़रूरी है। और 14 से लेके इतने साल बीत गए, लेकिन 2020 में कोरोना आया, सारा डिजिटल हो गया। जिन्होंने मोबाइल पकड़ा नहीं था वो मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, जिनके SMS करना नहीं आता था वो गूगल मीट और क्या क्या दुनिया के ऐप डाउनलोड किए बैठे हैं। कैसे ट्रेनिंग हुई ज़बरदस्त। जो थकाऊ यात्राएं कर करके थक गए थे सारे लोग, संजय भैया जैसे लोग हैं कि कुछ जगतगुरु की तरह पूरा देश नाप डालेंगे, ऐसा सोचा था। अब मुझे लगता है कि नहीं, बैठ के भी काम हो सकता है। फैमिली की वापसी हुई है। भारत है किस लिए? कि भाई हमारे पास परिवार है। हमारा दुनिया में और कुछ बहुत नहीं है, पर एक कम से कम एक चीज़ है, जो फैमिली सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसके नाते पूरी दुनिया में हमारी बहुत कदर है। हमारी परिवार व्यवस्था को हटा दे तो हमारे पास बचेगा क्या? आज वो परिवार व्यवस्था भी हमारी वापस आई। तो सारी चीज़ें, ये वैल्यूज़ जो है याद दिलाती हैं हमें कि हमें किस मार्ग पर चलना है। आप देखिए सारी शुभ घटनाएं एक साथ हो रही हैं। इधर से कोरोना आया तो आप घर आए, बहुत दिनों के बाद आप घर आए। उधर से भगवान राम भी अपने घर लौटे हैं, अभी दिवाली आ रही है। ये पहली दिवाली है जब भगवान राम इतनी खुशी के साथ मनाएंगे। उनका घर कितनों दिनों बाद वापस मिला है उनको, आप कल्पना करिए। ये पहली दिवाली है अपने देश में। अब इस देश के सबसे लायक बेटे को अपनी ज़मीन के लिए इतना इंतजार करना पड़ा। ये भारत की सहिष्णुता का अप्रतिम उदाहरण, अप्रतिम उदाहरण। ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस देश का सबसे लायक बेटा इतने सालों तक, 14 साल तो उनके पिताजी ने उनको तबाह किया। जब मुल्क आज़ाद हो गया तो हमारी सरकारों ने उनको तबाह किया। तारीख पर तारीख, फाइनली इस समय ये सूचना मिली। हमारा जो मुकुट है, जो हमारा गर्व है, कश्मीर, उसकी हालत आपने देखी। हर शुक्रवार को पत्थर, कोई पत्थर नहीं मार रहा है। तो मतलब एक साथ इतनी सारी घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो इसको आप सिर्फ किसी व्यक्ति का काम मत मानिए, इसको मानिए कि ईश्वर जो है लग गया है। ईश्वर लग गया है तो अपने को भी लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो काम होने वाला हो उस काम में लग जाना चाहिए। वो लगेगा वही बचेगा। एक हमारे कहीं बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति कहीं लगभग तय हो गई थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि जरा आप फला जगह को कह दीजिए तो मेरा हो जाएगा। तो मैं कहीं कहता वहता नहीं सर। तो मेरे मित्र वो चले गए, मेरे मित्र वहाँ बैठे थे, बोले जब उनका होना ही तो आपके कहने में क्या समस्या, आप कह दीजिए। तो ऐसे ही मेरा कहना है कि जब हो रहा है, सरसंघ चालक जी कहते हैं ना कि भारत जो है विश्वगुरु तो बनेगा, आप साथ आ जाएंगे तो थोड़ा जल्दी बनेगा, नहीं आएंगे तो भी बनेगा। तो ये चेतावनी नहीं है, ये उनका आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास किसके भरोसे है? इसी भारतीय समाज के भरोसे है। ये आत्मविश्वास सरकार के भरोसे नहीं है। तो इस बात को भी हमको देखना पड़ेगा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यात्रा प्रारंभ हुई, वह कल्पना में भी नहीं थी कि अंग्रेज चले जाएंगे, कल्पना भी नहीं थी कभी हमारी सरकार आएगी, कल्पना भी नहीं थी कभी भारतीयता, भारत बोध की इस तरह से बातें होंगी। पर ये सारे सपने एक एक करके सच हो रहे हैं। भारत की गरीबी दूर होगी, भारत के लोग कभी दुनिया के अंदर अपनी सॉफ्ट स्किल्स के आधार पर जाने पहचाने जाएंगे, भारत के इंजीनियर्स जो है दुनिया भर में जाके काम करेंगे अपने स्किल्स के आधार पर दुनिया पे। और भारतीयों का बड़ा सुंदर गुण है सर, जितना गड़बड़ है इतनी देश में है। जैसे एयरपोर्ट पर बैठता है बदल जाता है। मतलब जिस बस से आया है अपने गांव से लखनऊ एयरपोर्ट तक के लिए, उसमें उसने बस के खिड़की से थूका है नीचे, पर एयरपोर्ट पे जाकर वो अपना देखता है कहाँ पर वो है डस्टबिन, उसको खोजता है। आदमी का एटीट्यूड बदलता है। हिंदुस्तानी जैसा इसलिए सफल व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो
जानता है कैसा देश और कैसा वेश, कहाँ क्या करना है। अगर बस से उतर कर नीचे थूकने जाएगा तो लोग कहेंगे क्या गंवार आदमी है, जब बस में खिड़की बनी किस लिए भाई। सरकार ने इसीलिए बनाई है। और उसको पता है जहां से थूकना बना है, इसलिए वहां पे वो डस्टबिन खोजता है। दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है, वाशिंगटन पे उतरता है, ब्रिटेन में उतरता है। बिल्कुल उसके जैसा आदमी नहीं, हीरा आदमी है साहब। इंडियन पासपोर्ट की दुनिया में कितनी इज्जत है पता करिए जाके। अमेरिकन पासपोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा इज्जतदार भारतीय पासपोर्ट है, ये समझ लीजिए। क्यों पासपोर्ट की इज्जत इतनी है? क्योंकि बड़े कैपेबल लोग हैं, जो कहा उतना ही करते हैं, पर जैसे लौट के आते हैं हिंदुस्तान, दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सारी ट्रेनिंग फेल हो जाती है, सारी पढ़ाई फेल हो जाती है, सब शिकागो कागो सब भूल जाते हैं, कहते अब तो मौजा ही मौजा। तो ये जो द्वंद्व है हमारा, जो पाखंड पर्व है, इसको भी कहीं ना कहीं अनुशासित करने की ज़रूरत है। और शिशु मंदिर जैसी संस्थाएं इसको कर पाएंगी, दूसरा कोई नहीं कर। दूसरा कोई क्यों करेगा भाई? देश आपका आप ठीक करो, हम तो, हमारा तो मुँह ही अमेरिका की तरफ है, हम वहीं जाके ठीक होंगे, वहीं क्यों ठीक करेंगे। तो ये जो अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बात है, अपनी जड़ों से जोड़ने की बात है, और परिवार की जो सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसको ठीक करने की बात है, उसको हमें बहुत जोर देना पड़ेगा। मैं भाई अमिताभ जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर प्रकल्प खड़ा कर दिया है, और वो पुणे से यहाँ आते हैं। पुणे वैसे भी महाराष्ट्र में संस्कारधानी है, और संस्कार और टेक्नोलॉजी जब दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो अपने आप कोई चीज़ जो है बहुत ही बड़े स्तर को प्राप्त कर लेती है। और मुझे लगता है जिस व्यक्ति के नाम पर आपने इस प्रकल्प को प्रारंभ किया है, प्रोफेसर राजेंद्र सुरज्जो भैया, जो शिक्षा के क्षेत्र के अप्रतिम आदर्श तो है ही, पर सामाजिक मूल्यों के भी वो अप्रतिम उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दी। जब वो प्राध्यापक थे तब भी उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, सिर्फ रिसर्च नहीं किया, बल्कि पूरे देश में घूम करके लोगों का प्रबोधन किया। ऐसे यशस्वी प्राध्यापक के नाम पर इस पूरे प्रकल्प का आपने नाम रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, नामों का बड़ा असर होता है। जब आप रज्जू भैया के नाम से किसी संस्था का स्थापना करते हैं तो उनके वैल्यूज़, उनकी जो लेगेसी है, उनका जो आदर्श है, उसके थोड़े बहुत मात्रा में आपको उसका पालन करना पड़ता है। तो मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ कि ऐसे विद्वान पुरुष के नाम पर, ऐसे यशस्वी भारत माँ के बेटे के नाम पर आपने इस संस्था का नाम रखा है। यह संस्था अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित है, और मुझे पता है कि समर्पण यहाँ पर सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके रक्त में है, आपके पिंड में है, और आप ये सब चीज़ें लेकर के ही अपने घरों से निकले हैं। बहुत कम साधनों के बीच में, बहुत कम सुविधाओं के बीच में, बहुत अभावों के बीच में भी आप काम करते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं स्वयं शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ। और किस तरह से शिशु मंदिर खड़े हुए, किस तरह से शिशु मंदिरों की यात्रा प्रारंभ हुई, वो पक्की बाग का शिशु मंदिर हो, निराल नगर का शिशु मंदिर हो, या हमारे शहर बस्ती का रामबाग का शिशु मंदिर हो, उसकी पूरी एक संघर्ष यात्रा है। और ये सब समाज के तप और समाज के सानिध्य का ही नतीजा है। और मुझे लगता है कि जितनी जड़ें हमारी समाज में गहरी होंगी, हम उतना बड़ा काम कर पाएंगे। मैं आप सबके स्त्री चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।